तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्या इनकी आवश्यकता है, कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी अपन आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम संख्याओं की परिभाषा। क्वांटम संख्याएं कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर किस कक्षा के अंदर है, किस उपकोष के अंदर है, किस कक्षक के अंदर है, उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है और उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है, इसके अलावा उसकी ऊर्जा की गणना आदि, इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कुछ संख्याओं का उपयोग किया जाता है। उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स को हम ऐसा समझ लें कि किसी परमाणु के अंदर उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वो संख्याएं क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। यहाँ पर हमने बात की है एड्रेस की। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बड़े शहर में आप रह रहे हैं, तो आप इस प्रकार से अपना एड्रेस बताएं कि कोई भी व्यक्ति बिना पूछे आप तक पहुंच जाए, कंप्लीट एड्रेस। तो उस एड्रेस से हम इसकी तुलना करेंगे। ज़रा देखें, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम बताएंगे एरिया। एरिया मतलब हम वो क्षेत्र बताएंगे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं। उस क्षेत्र के अंदर कोई पार्टिकुलर बिल्डिंग होगी। जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं तो हम वो बिल्डिंग बताएंगे कि इस एरिया के अंदर इस बिल्डिंग में। और बिल्डिंग काफ़ी बड़ी होती है, पूरी बिल्डिंग में एक आदमी तो होता नहीं है। तो बिल्डिंग के अंदर स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरीज़ माने मंजिलें होती हैं, ठीक। और स्टोरीज़ पर भी बहुत सारे फ्लैट या रूम होते हैं। तो हम लिखेंगे रूम नंबर या फ्लैट नंबर। और उस रूम नंबर के अंदर वो आदमी मिलेगा जिससे हमें मिलना है। तो हमने एक आदमी का एक बड़े शहर में एक ये एड्रेस हमने देखा कि इस स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जिससे हम मिलना चाहते हैं। इसी से हम तुलना करेंगे, जैसे कि किसी एरिया में या किसी बिल्डिंग के अंदर एक आदमी का एड्रेस होता है, वैसे ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है। जैसे सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो हमें वो एटम मीन्स हमें परमाणु मालूम होना चाहिए कि किस परमाणु में हम उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है। परमाणु के अंदर, जैसे एरिया के अंदर बिल्डिंग है, वैसे परमाणु के अंदर हमें मिलेगा सेल, या हिंदी में इसको कोश या कक्षा कहते हैं। बिल्डिंग के अंदर मंजिलें स्टोरीज होती हैं, तो सेल के अंदर होती हैं सब सेल, या हिंदी में उपकोष। मंजिलों पर रूम्स या फ्लैट होते हैं, तो सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। हिंदी में भी इनको ऑर्बिटल ही कहते हैं, और कक्षक भी कह सकते हैं हिंदी में, कक्षक। और रूम के अंदर मैन है अगर, तो ऑर्बिटल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल एक व्यक्ति के एड्रेस के समान एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। हम इससे इसकी तुलना कर सकते हैं कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर एरिया में व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो एरिया के समतुल्य या इक्विवेलेंट हम मान लेंगे एटम के लिए कि हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है। अब एरिया के अंदर बिल्डिंग है तो एटम के अंदर सेल है, मतलब हम सेल की तुलना या कोश की तुलना बिल्डिंग से कर सकते हैं। स्टोरी जो मंजिलें हैं, बिल्डिंग के अंदर मंजिलें होती हैं, मंजिलों की तुलना हम कर सकते हैं सब सेल या उपकोष से कि बिल्डिंग के अंदर ये मंजिलें हैं तो सेल के अंदर सब सेल या कोश के अंदर उपकोष होते हैं। स्टोरीज़ के अंदर रूम है, रूम की तुलना हम ऑर्बिटल से कर सकते हैं। और
रूम के अंदर मैन है तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम जो है एक परमाणु के अंदर या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हम मालूम कर सकते हैं। ये हमने समझने के लिए एक सिंपल तरीका यहाँ निकाला हुआ है ताकि क्वांटम नंबर्स हमें समझ में आ सकें कि उन नंबर्स की क्या उपयोगिता है और किस नंबर से हमें क्या प्राप्त होगा। तो एटम के अंदर सबसे पहले हमें सेल मालूम करनी होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम कहने किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मतलब उस पूरे परमाणु के अंदर नहीं है। उस परमाणु के अंदर, उस एटम के अंदर कोई सेल या कोई कोश है, उस कोश के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पूरे कोश या सब सेल के अंदर नहीं है। उस कोश या सेल के अंदर सब सेल या उपकोश होते हैं, तो किसी ना किसी सब सेल या उपकोश के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है। और सब सेल या उपकोश में पूरे उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो है उपकोश या सब सेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी परमाणु के कोश या कक्षा के अंदर है, तो कक्षा के अंदर भी वो तीन चीज़ों के अंदर है। कक्षा के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एड्रेस मालूम करना है तो हमें ये मालूम करना होगा कि इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के अंदर किस कोश या कक्षा में है, किस उपकोश में है, किस ऑर्बिटल के अंदर है। तो ये सब मालूम करने के लिए हम कुछ संख्याएं यूज़ करते हैं। वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं। तो इसकी परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे किसी परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वो संख्याएं क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। क्वांटम नंबर जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। देखें, पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको जो है स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और चौथी और अंतिम जो है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ये 4 प्रकार की हमारी क्वांटम संख्याएं होती हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहली जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये किसी परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के कोश या कक्षा या ऑर्बिट की जानकारी देती है, या ये कहें कि ये बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के अंदर किस कक्षा में है, या नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है। ये हमें इस क्वांटम संख्या से पता चल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पहली जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये हमें कोश की जानकारी दे रही है, मतलब इसकी जानकारी हमें किससे मिल रही है, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिल रही है। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और इसके मान शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि हो सकते हैं। तो देखिए n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि हो सकते हैं ये। अब इनका मतलब क्या है ज़रा देखें। इनका मतलब ये है कि जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह से कक्षाएं होती हैं नाभिक के चारों ओर। इन कक्षा या इन कोश के लिए ही ये क्वांटम संख्या प्रदर्शित कर रही है। नाभिक के पास वाली जो पहली कक्षा होती है इसके लिए इसका मान होता है 1,
इस n की वैल्यू 1 है। इस 1 का मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा की बात हो रही है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कैपिटल अक्षर K के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली कक्षा दूसरी है तो n की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 2, और इसके अलावा इसको अंग्रेजी वर्णमाला की हम L से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 2 या L। तीसरी कक्षा के लिए n की वैल्यू 3 या फिर M कैपिटल। चौथी कक्षा के लिए n की वैल्यू 4 या फिर कैपिटल N, और इसी तरह से और आगे अगर कक्षाएं होंगी तो उनके लिए हम 5, 6, 7 और अंग्रेजी वर्णमाला में n के बाद O, P, Q आदि हम अक्षरों के द्वारा भी इनको दर्शा सकते हैं। तो इनके जो मान होते हैं उनको अक्षरों से भी दर्शाया गया, जैसे इसके लिए 1 के लिए K से दर्शाया है, 2 के लिए L, इसके लिए 3 के लिए M, 4 के लिए N, 5 के लिए O, 6 के लिए P और 7 के लिए Q। इन अक्षरों के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है, ये प्रिंसिपल या मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा या कोष के बारे में जानकारी देती है। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम हो जाए तो फिर उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना भी कर सकते हैं। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो है En = -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n² h²। इस फार्मूले का उपयोग करके हम किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। पाई आप जानते ही हैं, पाई का मान। m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e उस पर आवेश है, n जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है तो n की वैल्यू 1 ली जाएगी, इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो 2 ली जाएगी, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यू हम रख लें। अगर हमें ये ज्ञात हो कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है तो उस कक्षा के लिए वैल्यू रख के मुख्य क्वांटम संख्या की हम उसकी ऊर्जा की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। ये दूसरी क्वांटम संख्या है जिसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देख चुके थे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है उससे हमें कोष, कक्षा या सेल की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद अगला नंबर है सब सेल या उपकोष। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है ये हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आकार या इलेक्ट्रॉन अभ्र के आकार के बारे में जानकारी देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कोष या सेल के अंदर किस सब सेल या किस उपकोष में उपस्थित है इसकी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। और सब सेल या उपकोष जो होते हैं वो अभी तक 4 होते हैं या 4 देखे गए हैं अभी तक, जिनको हम S, P, D और F सब सेल या उपकोष कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर 4 में से किस उपकोष में है, S के अंदर है, P में है, D में है या F है, उसकी हमें जानकारी इस द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से प्राप्त होती है। और द्विगंशी क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू या इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या के मानों पर निर्भर करता है। किसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है। देखिए L = 0 से n-1, ये इसका फॉर्मूला है। अभी हमने आपको बताया था कि किसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू जो है वो हम देख रहे हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड कर रही है। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है। इसकी वैल्यू बदलेंगे तो द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू भी बदल जाएगी। सीधी सी बात है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है और इसकी वैल्यू जो है 0 से n-1 तक हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया n = 1। n = 1 है, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर जो पहली कक्षा है हम उसकी बात कर रहे हैं। n = 1 पहली कक्षा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर है तो पहली कक्षा के अंदर किस उपकोष या किस सब सेल में है वो इससे मालूम पड़ जाएगा। n की वैल्यू फार्मूले में रख दें हम यहाँ। n की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ रखेंगे, 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, और उससे पहले भी 0 है तो l की वैल्यू 0 आ जाएगी।
L की वैल्यू 0 का मतलब होता है S उपकोष या सबसेल। ये ध्यान रखना है, ये समझ लें कि एक वैल्यू है, तो L की वैल्यू 0 का मतलब होता है S उपकोष। अब देखें, अगर मान लीजिए n = 2 है, मतलब कि हम इस दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, दूसरी कक्षा के अंदर कितने उपकोष या कितने सबसेल होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो देखें। तो n की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, क्लियर। लेकिन 1 से पहले 0 है, मतलब हमें 0 से शुरू करके यहाँ तक जाना है। तो L की वैल्यू जो आ जाएगी 0, सबसे पहले तो 0 आएगी, फिर 2 रखा यहाँ, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं दूसरी कक्षा के लिए L की वैल्यू 2 आ गई है। L की वैल्यू 2 मतलब 0 और 1, जब 2 वैल्यू आ रही है इससे सिद्ध होता है कि कक्षा नंबर 2 के अंदर, कोष नंबर 2 के अंदर 2 सबसेल या 2 उपकोष होते हैं। तो वो 2 कौन कौन से होते हैं? L बराबर 0 का मतलब आप देख चुके हैं कि S उपकोष होता है, और L बराबर 1 का मतलब होता है P, तो ये उपकोष हो गए 2। दूसरी कक्षा के अंदर 2 उपकोष हैं, और कौन कौन से हैं? S है और P है। अब हम लेते हैं n बराबर 3, मतलब हम तीसरी कक्षा की बात करें अब आगे की, तो n बराबर 3 हम लेंगे, पर हमें वैल्यू स्टार्ट हमेशा करना है 0 से। तो L बराबर 0, और 0 के बाद n-1, और n की वैल्यू है 3, 3 को यहाँ रखेंगे, 1 को घटा देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। पर ये ध्यान रखना है कि हमें 0 से यहाँ तक जाना है। जब 0 से हम 2 तक जाएंगे तो बीच में 1 भी तो आएगा, कि 0 से डायरेक्ट 2 पर पहुँचेंगे। सबसे पहले 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाना है। तो हमें यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 और 2। तो हम देख रहे हैं कक्षा नंबर जो 3 है, इसके लिए 3 वैल्यू हो गई, 0, 1, 2। इसका मतलब जो तीसरी कक्षा होती है, तीसरी कक्षा के अंदर सबसेल या जो उपकोष हैं वो 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 की वैल्यू आप जानते हैं, 0 का मतलब S है, 1 की वैल्यू P होती है तो वो यहाँ भी है, और 2 का मतलब होता है D उपकोष। इसका मतलब ये हुआ तीसरी कक्षा के अंदर 3 उपकोष होते हैं, S, P और D। अब हम लें n बराबर 4, मतलब चौथी कक्षा इसके और आगे वाली। 4 लेंगे तो L बराबर 0 तो अपन लिख ही लें पहले, क्योंकि हमें स्टार्ट तो हमेशा 0 से ही करना है। L बराबर 0 ले लिया है, n की वैल्यू 4 है, 4 को यहाँ रखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 3। तो 0 से चल के हमें 3 तक जाना है। तो 0 के बाद 1, 2, 3। कक्षा नंबर 4 के लिए 4 वैल्यू आ गई, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि चौथी कक्षा या चौथा जो सेल है उसके अंदर 4 उपकोष या 4 सबसेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 की वैल्यू आप जानते हैं, 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है D, और 3 का मतलब हो जाता है F उपकोष। तो चौथी कोष के अंदर ये 4 उपकोष होते हैं, S, P, D और F। इसके आगे अगर हम 5वें, 6वें, 7वें की बात करें तो फार्मूले के अनुसार उनमें आगे 5, 6 और 7 उपकोष आएंगे, जिनको हम F के आगे G, H, I नाम दे देंगे। लेकिन अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं, 118 तत्व, उन सभी में जो उपकोष हमें प्राप्त हुए हैं वो 4 ही प्राप्त हुए हैं। 5वां उपकोष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि फार्मूले के अनुसार 5, 6, 7 उपकोष आएंगे, पर हमें अभी तक 4 की ही बात करना है, क्योंकि 4 के आगे अभी कोई उपकोष नहीं मिला है। द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें सबसेल यानी उपकोष की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब इसके बाद नंबर आता है ऑर्बिटल्स या कक्षक। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, हमारी तीसरी जो क्वांटम संख्या है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये उपकोष के अंदर उपस्थित ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है, या ये बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के अंदर किस ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित है, या किसी उपकोष के अंदर कुल
ऑर्बिटल या कक्षकों की कितनी संख्या होगी और उनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी और कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस कक्षक के अंदर उपस्थित होगा, वो सब जानकारियाँ हमें इस चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसके अंदर हम 3 फार्मूले पढ़ेंगे। हम पहला वो फार्मूला आपको बता रहे हैं जो कि आपको उपकोष के अंदर उपस्थित कक्षकों की संख्या के बारे में जानकारी देता है। तो इसके अंदर पहला फार्मूला है, उपकोष यानी कि सबसेल में उपस्थित कक्षकों यानी ऑर्बिटल्स की संख्या। उपकोष के अंदर जो ऑर्बिटल या कक्षक हैं, इनकी संख्या के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बात और इसमें देख लें कि जिस प्रकार से द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या के मानों पर निर्भर करता है। तो देखें, m = 2l+1, ये इसका पहला फार्मूला है। m = 2l+1। m जो है वो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। l आप पढ़ चुके हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ज़रा देखें कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है। तो ज़रा देखें, सपोज़ हमने l की वैल्यू 0 ले ली है। l की 4 वैल्यू पढ़ी थी हमने, 0 1 2 3। तो l की वैल्यू 0, इसका मतलब आप जानते हैं s उपकोष होता है। तो इस स्थिति में m की वैल्यू क्या आ जाएगी, l की वैल्यू 0 हम यहाँ रख देंगे। 0 का 2 से गुणा कर दो और उसमें 1 जोड़ देंगे। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 1 उसमें प्लस करना है। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ा था, l = 0 का मतलब s उपकोष। तो s उपकोष के अंदर कक्षक कितने हैं, कक्षकों की संख्या आ गई, एक कक्षक है। ठीक, एक कक्षक या ऑर्बिटल है। अब l बराबर मान लो हमने 1 ले लिया, इसका मतलब आप पढ़ चुके हैं, l बराबर 1 मतलब p उपकोष। तो p उपकोष के अंदर कक्षक कितने होते हैं, l की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। l की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 कक्षक होंगे। l बराबर 2 का मतलब d उपकोष है। तो d उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, l की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ, 2 दूनी 4 और 1 5। तो d उपकोष के अंदर 5 कक्षक या ऑर्बिटल होते हैं। और l बराबर मान लो हमने 3 ले लिया। 3 का मतलब आप पढ़ चुके हैं, f उपकोष होता है। तो f उपकोष के अंदर कक्षक या ऑर्बिटल कितने होते हैं, l की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 कक्षक। तो इस फार्मूले से हमें ये मालूम हुआ कि किस उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी होती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर ये दूसरा फार्मूला है, उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये पहले वाला फार्मूला लगा हुआ है, इसी फार्मूले में हम 2 से गुणा कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बन जाएगा। ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि एक कक्षक या एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पिछले फार्मूले के अनुसार उपकोष या सबसेल के अंदर कक्षकों की संख्या लिखी हुई है, कक्षकों की संख्या के दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी उपकोष में। जैसे s उपकोष में कक्षक 1 है तो s उपकोष में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, क्योंकि हमने फार्मूले को ही 2 से गुणा कर दिया है। क्लियर हुआ। p उपकोष के अंदर कक्षक 3 है, ऑर्बिटल 3 है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो 3 में 6 बनेंगे। फार्मूले में 2 से गुणा किया है, 3 का दुगना हो जाएगा 6। d उपकोष जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल हैं, तो 5 ऑर्बिटल हैं तो इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। f उपकोष के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन बनेंगे 14। ठीक है। तो कक्षकों की संख्या की जगह पे अब हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखें, फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। s उपकोष के लिए वैल्यू है 0, 0 रखेंगे यहाँ, 0 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभी बताया था हमने, कक्षक 1 है तो इलेक्ट्रॉन 2 बनेंगे।
तो एस उपकोष के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। पी उपकोष के लिए वैल्यू 1 है तो हम एल की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 + 1 3, 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी उपकोष के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, 2 यहाँ रखेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 का 2 से गुणा, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। एफ में वैल्यू 3 है, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 7, 7 का 2 से गुणा करेंगे 14। तो अभी हमने बताया था एस उपकोष में कक्षक 1 इलेक्ट्रॉन 2, पी उपकोष में कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन 6, डी उपकोष में कक्षक 5 तो इलेक्ट्रॉन 10 और एफ उपकोष में कक्षक 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन 14। तो ये इस फार्मूले से हमें मिला कि किसी उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम तो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या का ये तीसरा फार्मूला है जो हमें उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। जैसे उपकोष में हमने देखा कि पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल हैं, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल हैं। तो इनमें से किस ऑर्बिटल के अंदर कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी हमें इस तीसरे फार्मूले से मिलती है। और तीसरा फार्मूला हमारा है m = -l से 0, 0 से +l। फार्मूले को ध्यान रखना है कि हमें l की वैल्यू रखना है और -l से +l तक चलना है। जैसे l की वैल्यू हमने ले ली 0, L की वैल्यू 0 का मतलब है एस उपकोष। तो एस उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है वो देखें। L की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे जहाँ जहाँ L लिखा हुआ है, तो M की वैल्यू यहाँ L की वैल्यू, यहाँ L की वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगी। L की वैल्यू 0 आने का क्या मतलब है कि एस उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं कि होगा। देखिए फार्मूले के अनुसार M की वैल्यू 0 आ रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एस उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। इसको अच्छे से समझ लें। एस उपकोष में अभी हमने आपको बताया था कि एस उपकोष के अंदर कक्षक केवल 1 होता है, और कक्षक 1 है तो उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एस उपकोष के अंदर जब कक्षक यानी ऑर्बिटल 1 ही है तो फिर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एस कक्षक के अंदर कहाँ होगा। एक ही कक्षक है तो उसी के अंदर होगा। जहाँ कक्षक 1 से ज़्यादा होंगे वहाँ ढूंढने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे L = हमने ले लिया 1, 1 का मतलब पी उपकोष, और पी उपकोष में हमने बताया थे कि कक्षक या ऑर्बिटल इसमें 3 होते हैं। तो 3 में से इलेक्ट्रॉन किस कक्षक के अंदर है यहाँ पर ढूंढने की आवश्यकता होगी। तो हम L की वैल्यू 1 यहाँ रख दें और 1 यहाँ रख दें तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी M की -1, 0, +1। 3 वैल्यू आ रही हैं। 3 वैल्यू इसलिए आ रही हैं क्योंकि पी उपकोष के अंदर कक्षक या ऑर्बिटल 3 होते हैं, इसलिए 3 वैल्यू आएंगी। इसको ऐसा समझ लें कि ये जो है ये पूरा पी उपकोष है, पी सबसेल या पी उपकोष है पूरा, और ये कक्षक हैं उसके, इनके नाम px, py, pz। पिछली कक्षाओं में हम इनके डायग्राम भी बना के बता चुके हैं। तो -1 की वैल्यू इस कक्षक के लिए है, 0 इसके लिए है और +1 इसके लिए है। ये वैल्यूज़ हमें याद रखना होंगी कि पी उपकोष में px की वैल्यू -1 है, py की वैल्यू 0 है, pz की वैल्यू +1 है। चलिए अब हम निकालते हैं L = डी उपकोष। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं तो 5 वैल्यू यहाँ पर आएंगी। L की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रखें, यहाँ 2 रखें, पर ये ध्यान रखना है हमें -L से +L तक जाना है। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा -2 और यहाँ +2, -2 से +2 तक जाना है हमें, तो बीच में -1 +1 भी आएगा। जैसे -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद +1, +1 के बाद +2, 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई। इन पांचों वैल्यू को ऐसा समझ लें, यहीं पे हम डायग्राम बना देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो है डी उपकोष है, ये पूरा डी उपकोष है, डी सबसेल है। और डी सबसेल या डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 कक्षक हैं। इनके डायग्राम भी पिछली कक्षा में हम आपको बता चुके हैं। इनके नाम समझ लें, डी एक्स वाई कक्षक, ये डी वाई जेड, डी एक्स जेड,
और ये वाला है डी एक्स स्क्वायर डैश डी वाई स्क्वायर और लास्ट है डी जेड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना होगी वैल्यू कि डी एक्स वाई की वैल्यू -2 है, डी वाई जेड की -1, डी एक्स जेड की 0, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू +1 है और डी जेड स्क्वायर की वैल्यू +2 है। लास्ट रह गया है अपना एफ ऑफ कोर्स, तो एल इज़ इक्वल टू 3। एफ ऑफ कोर्स इसके लिए हम एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ज़रा एल की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रखेंगे, 3 से 3 तक जाना है, -3 से +3 तक, तो -3 से +3 तक चलेंगे। और ये आपको मालूम है कि एफ ऑफ कोर्स जो है इसके अंदर 7 कक्षक या 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ 7 वैल्यू आएंगी। देखिए -3 एल की वैल्यू 3 रखते हैं, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, जरा गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू आ चुकी हैं। यहाँ पे हम नीचे ही बना देते हैं इसका उपकोष या सबसेल 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 कक्षक 1 2 3 4 5 6 7। ये एफ ऑफ कोर्स के अंदर 7 कक्षक या 7 ऑर्बिटल हैं और उनकी वैल्यू क्रमशः ये हैं। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक के अंदर होगा हम उस कक्षक की वो वैल्यू लेते हैं गणना में। तो हमने देखा है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है इससे हमें कक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई इलेक्ट्रॉन के, कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है। तो हमें यहाँ तक की जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम लास्ट में पहुँचने वाले हैं इलेक्ट्रॉन पर। इसके लिए हम अब यूज़ करेंगे चौथी और अंतिम क्वांटम संख्या जो कि चक्रण क्वांटम संख्या है। चौथी और जो अंतिम क्वांटम संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो क्वांटम संख्या है ये हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण या उसके स्पिन के बारे में जानकारी देती है। चक्रण या स्पिन का मतलब आप ये समझ लें कि नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूम रहा है उस चक्र को हम बोलते हैं चक्रण। और ये चक्रण जो है 2 प्रकार का होता है। या तो घड़ी की सुइयों की दिशा में उसका चक्रण हो सकता है जिसको हम दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कहते हैं, या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में उसका चक्रण हो सकता है जिसको हम घड़ी की विपरीत दिशा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। देखें जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन, एक नाभिक, ये कक्षा, एक इलेक्ट्रॉन। चक्रण 2 प्रकार से हो सकता है, यानी कक्षा में तो वो घूम ही रहा है। इनकी जो गति है इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे कोई ग्रह होता है वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है, तो सूर्य के चारों ओर वो अपनी कक्षा में तो गति कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो अपनी धुरी पर भी गति करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है 365 दिन और लगभग 4 घंटे में, पर वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। बिल्कुल इसी तरह की गति इलेक्ट्रॉन की भी होती है जिसको चक्रण कहा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये घड़ी की सुइयों की दिशा में अपनी अक्ष पर ऐसे घूम रहा है तो हम इस तरह से शो करेंगे, और घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम रहा है ऐसा हम कर दें, घड़ी की सुइयों की दिशा में और ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, तो ये दक्षिणावर्त कहलाएगा, ये वामावर्त कहलाएगा। तो चक्रण क्वांटम संख्या एस के लिए मान, अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में चक्रण है उसका दक्षिणावर्त है तो उसको एस की वैल्यू हम +1/2 देते हैं और उसको ऊपर की तरफ तीर का निशान बना के प्रदर्शित करते हैं। और अगर उसका चक्रण घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में है तो उसको हम -1/2 देते हैं वैल्यू, और उसको हम डाउनवर्ड एरो नीचे की तरफ तीर का निशान बनाकर प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 प्रकार के चक्रण हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के। चौथी और अंतिम जो क्वांटम संख्या थी चक्रण क्वांटम संख्या, उससे हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है कि दक्षिणावर्त है या वामावर्त है। तो देखिए इन 4 क्वांटम संख्याओं से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या से सेल या कोश की जानकारी प्राप्त हुई, दूसरी से एजीम्यूथल या द्विगंशी से हमें सबसेल या उपकोष की जानकारी प्राप्त हुई, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या से ऑर्बिटल या कक्षक की जानकारी प्राप्त हुई, और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वो समस्त संख्याएं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं।